नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और सुरभि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह से फोन पर उनकी बात हुई है। उन्होंने बता दिया है कि जो भी उनका फैसला होगा वो एकनाथ शिंदे और शिवसेना को मंजूर होगा। सरकार बनाने में शिवसेना की तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बनाए। हमारा सीएम पद पर कोई दावा नहीं है, ये साफ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। जो फैसला होगा मंजूर होगा, ये कहा है एकनाथ शिंदे ने। कल मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होना है और कल दिल्ली आ रहे हैं एकनाथ शिंदे भी। दिल्ली में सीएम के नाम पर फैसला होगा, फाइनल मोहर लग जाएगी। कल अमित शाह के साथ महायुति की बैठक है और माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग में सारे फैसले ले लिए जाएंगे। कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है। अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए। एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाटिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। आमोद, सस्पेंस जो था वो बनता नजर आ रहा था। पिछले 2 दिनों के जो बयानात, खुद शिवसेना के नेताओं के ही जो बयानात सामने आए, उसने इस सस्पेंस में और ज्यादा इजाफा किया। लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं, उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि बीजेपी का सीएम होगा, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। ये लगभग तय। कल क्या होगा?
देखिए, कल महायुति के तीनों दलों के नेता आएंगे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में, और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। संभव ये मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ भी हो, लेकिन जो तयशुदा है वो ये है कि गृह मंत्री और जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होनी है, और उस बैठक में ये तय होगा कि किस दल के मंत्री बनेंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। एक तरह से सरसरी निगाह में अगर देखें तो मंत्रालय का जो स्वरूप होगा उसकी भी चर्चा होगी, फिर आगे तैयारियां जो शपथ ग्रहण की है उस मुद्दे पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पे आज एकनाथ शिंदे ने, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था कयास की कौन होगा मुख्यमंत्री, तो अपनी तरफ से उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उसको खुलकर समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से कोई हर्डल नहीं क्रिएट किया जाएगा, कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा। तो अब साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीजेपी में सबसे बड़े कद के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज पार्टी में सब सर्वमान्य चेहरा है प्रदेश में, और हो सकता है कि वही मुख्यमंत्री बने। हो क्या सकता है, एक तरह से ये तय है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो एक प्रोसेस है, विधायक दल की बैठक बीजेपी की बुलाई जाएगी और उसमें नेता का चुनाव होगा। तो मेरे ख्याल से कल जो बैठक दिल्ली में होनी है, उसके बाद परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें बीजेपी के नेता के तौर पे चुनाव किया जाएगा मुंबई में। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद, आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। बीजेपी का हर फैसला मुझे मंजूर होगा, ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कह दिया गया, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने फोन करके ये बता भी दिया है, कल वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी ने शिंदे के फैसले की तारीफ की है और शिंदे की शालीनता का सम्मान करते हैं, ये बात कही है। तीनों दल मिलकर सीएम पर फैसला भी करेंगे। शिष्टता, शालीनता और भद्रता के शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया है, हम सब ने सुना है, और इस विषय पे जब तक बैठक इत्यादि नहीं होती है, मुझे लगता है हम अभी इस विषय से अनभिज्ञ हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी की गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार अडानी को बचा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले को उठाने की कोशिश की। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। राहुल ने कहा कि अडानी को जेल में होना चाहिए, जबकि सरकार उसे बचाने में जुटी है। राहुल ने कहा कि अडानी पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. और उपचुनाव के नतीजों के बाद पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर उभरने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग और प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग और प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर विरोध होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद ज्यादातर वरिष्ठ नेता, सांसद दोनों को बदलने की मांग कर रहे हैं। इस मांग की जो वजह बताई जा रही है वो है उपचुनाव में टिकट वितरण को लेकर अनियमितता का आरोप है कि अध्यक्ष और प्रभारी ने हाल ही में उपचुनाव के टिकट बंटवारे में वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के जो नेता प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग और प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ है, उनमें राणा केपी, प्रताप सिंह बाजवा, परगट सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, गुरजीत सिंह औजला, सुखपाल सिंह खैरा के अलावा 7 से 8 वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है। प्रधान राजा वडिंग का आरोप है कि उनके नेतृत्व में पिछले 6 महीने में पीसीसी में कोई काम नहीं हो रहा है। पूरी पीसीसी का स्टाफ गिदड़वा में डेरा डाले हुए था। यह भी आरोप है कि पंजाब कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में एआईसीसी की तरफ से जो पैसा मिला था, उसका बड़ा हिस्सा चुनाव खर्च करने में नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के बीच सियासी वार छिड़ गई है और चिराग पासवान के बयान पर आनंद मोहन के बेटे ने कैसे किया पलटवार, देखिए। तो मांझी जी क्या है, मांझी जी भी दलित हैं, उनकी
बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। मामला बिहार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। आनंद मोहन ने एनडीए में चिराग पासवान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। आनंद मोहन ने चिराग पासवान से पूछा कि जीतन मांझी की सीट इमामगंज में प्रचार करने क्यों नहीं गए थे। वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। पिता आनंद मोहन पर चिराग के इस बयान से चेतन आनंद पूरी तरह से भड़के नजर आ रहे हैं। किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर कानून बनाने की बात कही है। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने वालों पर सरकार अब नकेल कसने की तैयारी में है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस बारे में कड़े कानून लाने की बात कही है। संसद में एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए इससे जुड़े नियमों को और सख्त करने की जरूरत है। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की संस्कृति और अपने देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह के मुद्दे पर सरकार संसद में विस्तार से चर्चा करेगी और कानून लाएगी। भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार का कहना है कि इसमें युवाओं की मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। खबर यूपी से। संभल हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा की जांच में अब कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पता लगता है कि कैसे हिंसा की आग को भड़काया गया। पुलिस ने 27 आरोपियों की तस्वीरें भी जारी कर दी। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की जांच तेज हो गई है। जैसे जैसे पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से अब तक 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन आरोपियों की तस्वीर जारी की है जिसने संभल को जलाने की कोशिश की, संभल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। यह तस्वीरें पुलिस ने जारी की है, जिनमें आरोपियों के नाम भी लिखे हैं। आरोपियों में कुछ नाबालिग भी हैं। संभल पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने जब पकड़ा तो उनकी आंखों के ऊपर और नीचे एक हरे रंग का लोशन लगा हुआ था। पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह हरे रंग का लोशन उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए लगाया हुआ है। उनका कहना है कि इस हरे रंग के लोशन को लगाने से उनकी आंखों पर आंसू गैस का असर कम हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं पर पुलिसकर्मियों पर पथराव और हिंसा फैलाने के आरोप हैं। संभल में हिंसा भड़की कैसे? हाथ में पिस्टल लिए नकाबपोश मस्जिद के पास क्या कर रहे थे और कैसे पत्थरबाज पुलिस पर हमला कर रहे थे? इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें 24 नवंबर की है, जब संभल हिंसा की आग में झुलस रहा था। और तस्वीरों में देखिए कि कैसे पत्थरबाज पुलिस को निशाना बना रहे हैं। हिंसा की आग में कैसे ये पत्थरबाज घी डालने का काम कर रहे हैं। नकाब पहने कम उम्र के कई लड़कों ने पुलिस वालों पर मस्जिद के बाहर पथराव किया। उपद्रवियों ने मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के साथ आए पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। रविवार को जामा मस्जिद के बाहर जमा हुई सैकड़ों की भीड़ पुलिस वालों के खिलाफ कैसे उग्र हो चुकी है, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। इन तस्वीरों को जरा और ध्यान से देखिए, कैसे नकाबपोश गोलीबाजों ने संभल हिंसा को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। पहली बार नकाबपोश गोलीबाजों की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एक जगह पर करीब 20 उपद्रवी जमा हैं। कई उपद्रवियों के हाथ में पत्थर हैं। सामने खड़े पुलिस वालों पर हमला हो रहा है। एक नकाबपोश गोलियां चला रहा है, उसने सामने की तरफ पिस्टल तानी। तस्वीरों से ये भी साफ है कि उपद्रवी हिंसा फैलाने के मकसद से यहाँ आए। इनका इरादा संभल को हिंसा की आग में जलाने का था। संभल हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। कई एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
संभल को हिंसा की आग में झोंकने वालों को पुलिस किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं। संभल को किसने सुलगाया, किसके कहने पर भीड़ जमा हुई, किसने भीड़ को उकसाया, पुलिस इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। पुलिस सबसे पहले इस बात की पड़ताल कर रही है कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास किसके कहने पर भीड़ जमा हुई, मौके पर मौजूद भीड़ को किसने उकसाया। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हिंसा के समय कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे। हिंसा के दौरान दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस डीवीआर जब्त कर उनकी फुटेज निकाल रही है ताकि दंगाइयों की पहचान हो सके। पुलिस ने अब तक 27 मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है। 27 फोन से डिलीट डेटा को रिकवर कर दंगों की प्लानिंग के बारे में पुलिस पता लगा रही है। संभल पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स को आइडेंटिफाई किया है। पुलिस इन सोशल मीडिया हैंडलर्स की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो मैसेजेस को एनालाइज कर रही है। साथ ही संभल पुलिस हिंसा के समय के सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल वीडियो और ड्रोन कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। रविवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस जल्द ही स्थानीय लोगों के बयान दर्ज करेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और संभल जिला प्रशासन और पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा के मामले में एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई समेत अब तक की जांच के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के मामले में जिला पुलिस और प्रशासन ने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, जिसमें पूरे हिंसा के बारे में जिक्र किया गया है कि आखिर हिंसा किस तरीके से शुरू हुई और किस तरीके से वो आगे बढ़ी। इसके अलावा जो महिलाएं भी घरों के अंदर से पत्थरबाजी कर रही थी, उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। पुलिस ने 27 गिरफ्तार लोगों के पोस्टर भी जारी किए, उनके फोटो जारी की है। इसके अलावा जब हिंसा हुई तो आसपास के तमाम जो मोबाइल एक्टिवेट थे, उनके भी डंप डाटा को लिया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि आखिर किसने मैसेज को सर्कुलेट करके भीड़ को वहां पर बुलाया था। 27 लोग गिरफ्तार हैं, 72 नकाबपोश और दंगाई लोगों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा करीब 2750 से ज्यादा लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहले 7 लोगों के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज थी, लेकिन अब इस हिंसा के मामले में कुल 12 एफआईआर प्रशासन की तरफ से दर्ज की जा चुकी है, जिनमें से 4 एफआईआर मृतकों के परिजनों की तरफ से भी पुलिस ने दर्ज की है। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों का अत्याचार थम नहीं रहा और बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद कल 3 मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबर है। अंदर आग धधक रही है। आग की लपटें पूरे मंदिर को अपनी जद में ले चुकी हैं। आग की लपटें इधर जलती रही, उधर प्रशासन मौन रहा। दूसरी तस्वीर देखिए, मंदिर के बाहर किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई। बांग्लादेश के चटगांव स्थित लोकनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि उग्र भीड़ ने मंदिर में मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। मारपीट और आगजनी की ये तस्वीरें भयावह हैं। हैरानी की बात तो है कि कई लोग रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन उग्र भीड़ का लोग तमाशा देखते रहे। लोकनाथ मंदिर के साथ ही आगजनी की ऐसी 2 घटनाएं बांग्लादेश में और हुई हैं। खबर के मुताबिक मनसा माता मंदिर और हजारी लेन में काली माता मंदिर को भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। आज से 4 महीने पहले 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त 40,000 मंदिर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सोनाली बाजार के मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के अंदर इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया। जमात के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है। जमात ने पहले मंदिर का बोर्ड हटाया था और अब मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तस्वीरें देखिए, बोर्ड हटाने की जमात के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया था ये अल्टीमेटम। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है? ऐसा लग रहा है कि ये पहले बोर्ड हटाने के लिए कहा गया, अब मंदिर को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, यानी लगातार जो इस्कॉन के मंदिर है उनको लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है जमात के लोगों की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सब घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से दिख रही है। इस्कॉन लीडर कृष्ण चिन्मय दास की गिरफ्तारी, उसके बाद उनके गिरफ्तारी के विरोध में जब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ हिंसा दमन, इस बीच मंदिर के बोर्ड हटाए जाना या कई जगह पर, और जैसे काली मंदिर
को निशाना बनाया जाना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोनाली बाजार में इस्कॉन मंदिर को बंद करने की बात आ रही है। अगर ये हो जाता है, जिसका 24 घंटे का अल्टीमेटम जमात की तरफ से दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो तमाम इस्कॉन टेम्पल है उनको भी बारी बारी से बंद करने की कोशिश होगी, फिर चाहे वो चटगांव में हो, खुलना में हो या किसी दूसरे इलाके में भी हो। तो सोनाली बाजार की घटना पहली घटना है जहां पर इस्कॉन टेम्पल को अगले 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। लेकिन वहां पर रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का मानना है कि अब ये सिलसिलेवार तरीके से दूसरे और इस्कॉन टेम्पल में भी बंद कराने की कोशिश होगी। इससे पहले हमने देखा था अगस्त के महीने में किस तरह से जब एक इस्कॉन टेम्पल को जलाया गया था। तो अब इस्कॉन टेम्पल के बहाने ही सही, लेकिन एक बड़े मंदिरों के समूह को बंद कराने की योजना के तहत जी, अभी तक धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें आगे बढ़कर बंद कराने की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा रहा है। उस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एनएसजी कमांडोज जम्मू शहर में किसी भी वक्त किसी भी जगह आसानी से कमान संभाल सकेंगे। एनएसजी की 24 घंटे तैनाती को गृह मंत्रालय की बड़ी पहल माना जा रहा है। आतंकवाद के समूल खात्मे की रणनीति के तहत खासकर ऊंची इमारतें, संवेदनशील और सार्वजनिक जगहों पर अगर किसी तरह का आतंकवादी हमला होता है तो बगैर देर किए मिनटों में ये मोर्चे पर तैनात होंगे। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। आतंकी आकाओं की नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए ये एनएसजी कमांडो के जवान तैयार हैं। अब से पहले जरूरत पड़ने पर एनएसजी कमांडो को नई दिल्ली या चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से बुलाना पड़ता था। होम मिनिस्ट्री ने यह डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जम्मू संभाग के अंदर एनएसजी का हब बना के यहाँ से डिप्लॉय किए जाएंगे। ये कोई होस्टेज क्राइसिस आ जाएगा या कोई ऐसी बिल्डिंग कहीं सीज हो जाएगी तो वहाँ पे एनएसजी के कमांडो उतारे जाएंगे। हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर कई जिलों से हुए आतंकी हमले और ऐसी रिपोर्ट की आतंकवादी शहर में भी निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहर में एनएसजी को जम्मू में डिप्लॉय किया है। दिल्ली के पौष इलाके पंचील पार्क में एक बुजुर्ग की चाकू से हत्या को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए। पुलिस कैसे कर रही है पूरे मामले की जांच, देखिए इस रिपोर्ट में। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। इसी 3 मंजिला इमारत के नीचे के तल पर 64 साल के बुजुर्ग रहते थे। दूसरी मंजिल पर उनका परिवार और तीसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। पिता की रोजाना की तरह कमरे के बाहर नहीं आने पर बेटे ने कमरे में जाकर देखा तो पिता की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि व्यापारी से दुश्मनी रखने वालों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। घर और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस की जानकारी और आज जो न्यूज़पेपर में भी है उससे पता चल रहा है कि कोई लूटपाट तो हुई नहीं। अब इसका क्या, इसके पीछे क्या महत्व हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है, ये तो पुलिस की जानकारी के बाद ही पता चलेगा।